हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड दिस इज आवर सेकंड जो पैसेज है टेस्ट नंबर 10 का पोस्ट डिस्कशन है। ये जो पोस्ट डिस्कशन गाइस हम लोग कर रहे हैं, वैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता ही हूँ मैं। ठीक है, ये पोस्ट डिस्कशन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, मतलब जो पिछले सालों में मेन जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आए हैं, जो मेन रीडिंग्स हैं वो आई हैं, ये उनकी पोस्ट डिस्कशन है, ताकि आप लोगों को थोड़ा ना हिसाब किताब हो जाए कि भी एग्जाम में किस प्रकार की किस लेवल की रीडिंग क्या है आती है। ओके, तो आज का जो हमारी रीडिंग है उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास क्या बोलते हैं इनको, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और कौन से हैं, और विच पैराग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन, ये वाला है। तो देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम अगर आप चाहो तो वन बाय वन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे क्योंकि इसमें कंटेंट आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि भी ए पैराग्राफ में कौन सी क्या कुछ आया है कि नहीं आया, फिर बी में चलेंगे, सी, इस प्रकार से चलते चलेंगे, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाना आप लोगों के लिए भी सरदर्दी होती होगी। तो ए पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा वो किस प्रकार के बारे में, सेंचुरी की सेंचुरी एगो, मतलब पीछे वाले टाइम में जा रहे हैं ना, ये अंटार्कटिका के बारे में है। अंटार्कटिका की मौज है, रिमोटनेस है। रिमोटनेस का मतलब होगा कि वहां पर हम लोग जा नहीं सकते, हार्डशिप है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। द इमेज वॉज वन ऑफ द प्लेस रिमूव फ्रॉम एवरी डे रियलिटी। ये अंटार्कटिका ना एक इस प्रकार की जो इमेज थी, इसको ना लोगों ने एवरीडे रियलिटी में नजरअंदाजी कर दिया था। ऑफ अ प्लेस विद नो अपेरेंट वैल्यू टू एनीवन, कि उनको लगता था कि भी इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके बारे में हम लोग किसी को क्यों ही बताएं, है ना। तो अगर आप 18वां क्वेश्चन देखोगे, 18वां क्वेश्चन देखो, अंटार्कटिका वॉज वंस थॉट टू बी अ फॉरगॉटन एंड इनसिग्निफिकेंट कॉन्टिनेंट। फॉरगॉटन मतलब भूल जाओ भाई, कोई चक्कर नहीं है। इनसिग्निफिकेंट मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो 18वें का जो लोकेशन है वो अपने कहाँ मिलता है, ए पैराग्राफ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी पैराग्राफ पढ़ो। देखो, जब आप लोगों ने कोई पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ना उस कम से कम इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रिटेन करके रखो। अगर आपने दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं करा ना, मतलब आपने सेव नहीं करा, उसका कम से कम छोटा सा अंश भी नहीं सेव करा ना, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि आप लोग उस रीडिंग को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखो, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो अलग बात है कि सिमिलर वर्ड्स ढूंढ के आप आंसर ढूंढ सकते हो, बट एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा पाओगे, है ना। इफ यू आर गोइंग फॉर एटलीस्ट 7 और 8.5, चलो 7 और 7.5 ये भी एक अच्छा टारगेट माना जा सकता है। तो उसके लिए आपको हल्की फुल्की सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एज वी एंटर द 21st सेंचुरी, परसेप्शन अंटार्कटिका के बारे में चेंज हो जाता है। टीवी में, टूरिज्म में, हर जगह वो दिखने लग जाता है। ठीक है, किस प्रकार से दिखने लग जाता है। साइंटिस्ट रिसर्च ड्यूरिंग द पास्ट हाफ सेंचुरी हैज रिवील्ड, उन लोगों ने पता लगाया है, द कंटिन्यूज टू रिवील, और वो रिवील भी कर रहे हैं, दैट कि क्या 19वां और 22वां एक ही जगह पे है। देखो कैसे, अंटार्कटिका ग्रेट मास एंड लो टेम्परेचर exert a major influence on a climate एंड ओशियन सर्कुलेशन। कि जो अंटार्कटिका का इतना बड़ा मास है, मास मतलब वो बहुत बड़ा है, और उसका इतना कम टेम्परेचर है, एक्सर्ट वो करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को मतलब यानी कि पूरा जो वातावरण है उसको भी प्रभावित करेगा। और ओशियन सर्कुलेशन मतलब ओशियन किस प्रकार से सर्कुलेट करेगा। देखो, जो ओशियन में जो क्या बोलते हैं उनको, पानी की लहरें हैं वो किस साइड जाएंगी, इसके बारे में वो लोग बता रहे हैं। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिससे क्या है, बहुत सारी जिंदगियां इनके ऊपर टिकी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिंदगियों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 19वां देख लो। ग्लोबली अगर आप मास अंटार्कटिका और उसके साइज की बात करें, एंड डैश इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट चेंज, साइज तो वहां पर लिख ही रखा है। ठीक है, बच गया क्या, बच गया टेम्परेचर, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि लो टेम्परेचर होता है। तो 19 में का क्या आ गया हमारे यहाँ पे, डी आ गया, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो 22वें का आंसर, इन द पैराग्राफ बी, बी पैराग्राफ में उन लोगों ने लिखा, क्या लिखा है, द ऑथर वांट टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ अबाउट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में कौन सी सच्चाई है जो बताना चाहते हैं। टू शो अंटार्कटिका हैज बीन अ सेंट्रल टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन मास मीडिया। क्या वो सेंट्रल टॉपिक रहा, नहीं। मास मीडिया मतलब क्या है, न्यूज चैनल्स की तो बात ही नहीं हुई। टू इलिस्ट्रेट इट्स ह्यूज सी आइस ब्रिंग्स फूड टू मिलियन लाइव्स टू पीपल इन द वर्ल्ड, कि भाई वो दूसरों को खाना देता है। देखो भाई, मिलियन लाइव्स को वो इन्फ्लुएंस करता है, नो डाउट, बट देर आर नो मेंशन ऑफ खाना, फूड के बारे में कोई मेंशन नहीं है, डाइट के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। हाँ, अपने को सी और डी में आगे जाके मिलेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे।
टू शो इट इज द हार्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट एंड करंट। हाँ, उस बंदे ने ग्लोबल क्लाइमेट और करंट के बारे में जरूर बताया और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में भी बताया। क्या उसने उसकी लोकेशन बताने की कोशिश करी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो इसका आंसर तो साफ साफ सी ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी दो किसी ऑप्शन में। तो बी पैराग्राफ पढ़ने के बाद अभी हम लोग चलते हैं सी पैराग्राफ को, ये पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, भी दो तो लाइनें रह जाएंगी, उसको हम लोग क्यों ही छोड़ें फिर। देखो ध्यान से, अंटार्कटिका वॉज नॉट ओनली कोल्ड, वो कोल्ड नहीं था। द स्लो ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना विद द नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ अफ्रीका। देखो क्या था ना, एक पहले ऐसा माना जाता है कि जो पूरा संसार है ना, वो एक ही टुकड़ा था जमीन का, वो जो जमीन का टुकड़ा टूटा ना, तो उसके बाद बाकी के जो कॉन्टिनेंट है वो बने, और उस जमीन के टुकड़े को पहले बोलते थे गोंडवाना, गोंडवाना नाम की कुछ जगह होती थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप स्टडी करोगे ना अर्थ की, कॉन्टिनेंट्स की, शेल्फ्स की, तो ये थ्योरी वहाँ पे आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो एक टुकड़ा था जमीन का, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ अफ्रीका वहाँ से चला गया साउथ अमेरिका में, इंडिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना, इवेंचुअली क्रिएटेड इनफ स्पेस अराउंड द अंटार्कटिका फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट। जो अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट था, मतलब जो एसीसी था, उसकी फॉर्मेशन हुई। भाई टूट के इंडिया अलग बन गया, अमेरिका अलग बन गया, अफ्रीका अलग बन गया, ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अलग बन गया, तो अंटार्कटिका भी अलग बन गया। दैट फ्लोड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्नी विंड्स। जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उनके फ्लो में वो क्या करता रहा, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता रहा, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो जाता रहा। तो देखो किस साइड है, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अपने आप घूमता रहा। चलो एक बात इन्होंने ये बोली, ये एसीसी के बारे में बात बोल रखी है, ध्यान रखना। फिर अंटार्कटिका भाई धीरे 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 ठंडा हो गया, वहां पे जो वेजिटेशन है वो पेरिश होगी, खत्म होगी, ग्लेशियर्स क्या है बिगिन हो गए, है ना, और कॉन्टिनेंट लुक इन द प्रेजेंट डे अपीयरेंस। उसके बाद हमें बर्फ जमना स्टार्ट होगी, बर्फ जमी, सब कुछ वहां पे बर्फीला बर्फीला हो गया। जो आज की जो आइस है, दैट ओवरलाइज द बेडरॉक इज अप टू 4 किलोमीटर थिक, मतलब 4 किलोमीटर मतलब थिक वहां पे क्या है, बर्फ है। जो सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग -90 डिग्री के आसपास रहेगा, 89.2 मतलब 90 डिग्री है बिन रिकॉर्डेड। The icy blast that hovers over the cap and out to the sea is called katabatic wind. जो आईसी कैप के ऊपर जो हवा चलती है ना, ठंडी सर्द हवाएं चलती हैं, उनको हम लोग कैटाबेटिक विंड बोलते हैं, ठीक है, जो कि लगभग 300 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपका बाइक अगर 80 की स्पीड में जा रहा है तो देखो कितना तेज है, और ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, क्रिएटिंग ए फियरसम एंड विंड चिल इफेक्ट्स। वो फियरसम मतलब डरा देने वाली और बहुत ही ठंडी हवाएं वहां पे चल रही हैं। तो 20, 70 और एक ये पता नहीं कौन सा, किसका क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये भी देखना पड़ेगा अपने को। देखो भैया भाई अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 क्या बोलता है, डैश कंट्रीब्यूटरी टू वेस्टर्न विंड। भाई वेस्टर्न विंड में क्या चीज है जो कंट्रीब्यूट करती है, क्या करती है, कैटाबेटिक विंड्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, इसके बारे में वहां पे लिखा हुआ है, चिल्ड विंड्स है, ठीक है। और अपने यहाँ पे जो आंसर जो क्वेश्चन था ये, इसके और कहाँ कहाँ से आंसर आया वो देखो। सबसे पहले तो आप लोग 17 देखो, द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एटमोस्फियर प्रेशर अबव अंटार्कटिका कैन इम्पोज इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। भाई किस प्रकार से वो कर सकता है, इफेक्ट किस प्रकार से डाल देते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही आराम से बताया। कैसे बताया कि जो भी कैप है उसके ऊपर विंड चलती है, उसको कैटाबेटिक विंड्स बोलते हैं, वो विंड ईस्ट टू वेस्ट चलती है, वो क्या कर सकती है, अभी बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, स्पेशली किसको, क्लाइमेट को और करंट्स को। ये पूरे पैराग्राफ में उसकी फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के साथ साथ हर एक चीज़ के बारे में मेंशन तो है, तो इसलिए हम लोग 17 क्या लगाएंगे, आंसर सी। कौन से पैराग्राफ में इसका आंसर आ गया भैया, इसका आंसर आ गया सी पैराग्राफ में। और उसके बाद यहाँ पे फार्मर्स की बात तो हुई नहीं, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, कोई बात नहीं। कैटाबेटिक विंड्स के बारे में तो बात हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक हम लोगों ने मेंशन नहीं करा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है भाई। चलो तो डी पैराग्राफ देखो, डी पैराग्राफ में भैया बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 का, 14 का, 21 का, 23 का, कितने सारे यहाँ पे आंसर्स हैं। तो ये आंसर्स को पढ़ने के लिए हम लोग जो ये जो नहीं मैंने कर रखे बोल्ड या फिर हाईलाइट नहीं करके, उनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भाई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, ठीक है, पावरफुल फोर्सेस हैं, रिवर्बरेट मतलब घूमती हैं दुनिया के चारों ओर, अर्थ रोटेट भी करती है,
बहुत सारी जनरेशन हैं वो लो प्रेशर अंटार्कटिका कोस्ट पे चलती हैं, ठीक है, क्या है, कपल्ड टू द जनरेशन ऑफ सेल्स भी चलती रहती हैं वो। ये एस्ट्रोनॉट को क्या है अंटार्कटिका दिखाती है ऊपर से कि भी बड़ा ब्यूटीफुल है, क्या ये बात है। स्पिनिंग अवे टू द नॉर्थ ईस्ट, जो ये स्पिनिंग मतलब घूम रही है किस नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम रही है, वो जो सेल्स हैं वो ग्रो कर रही हैं डीपन एंड डीपन, whipping up the southern ocean into the mountainous seas to respected by mariners। इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो डीपन कर रही है वो नॉर्थ स्पिनिंग चिल्स है ना, जो अंटार्कटिका के बारे में बात चल रही है, वो सदर्न ओशियंस के माउंटेनियस और सीज को, और वो मेरिनियर्स मतलब जो यानी कि मेरीन, दैट मीन्स क्या होगा, समुद्र, जो समुद्र के साथ जो जुड़े हुए हैं, माउंटेन के साथ जो जुड़े हुए हैं, सीज के साथ जो जुड़े हैं, वो लोगों के द्वारा वो रिस्पेक्टेड है या फिर उनसे वो रिलेटेड है, दोनों ही बातें सेम है। जो हमारा आज का जो काम है वो शो करता है दैट जो टेम्परेचर है ना ओशियन का, मे बी बेटर प्रिडिक्टर ऑफ रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया देन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द डार्विन एंड तिहाती द सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स। ये जो सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स है जिसमें डार्विन है और ये टाहिटी है, ये दाहिती है, जो भी नाम है इसका, इससे अच्छा तो तुम लोग क्या करो भाई, तुम लोग टेम्परेचर पता कर लो ना अंटार्कटिका का, उससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई रेनफॉल कितना होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। सिंपल है, ऐसा वो कहते हैं। बाय रिसीविंग अ मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिली, जो ग्रेजियर्स हैं, ग्रेजियर का मतलब जो चरवाहे हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्वींसलैंड में, वो अपना ओवर स्टॉकिंग को भी अवॉइड कर पाएंगे, रेनफॉल को पता चल जाएगा उनको, है ना, जल्दी। नॉट ओनली डज दिस लिमिट देयर लॉसेस, इनसे उनका नुकसान ही कम नहीं होगा, जबकि वो ज्यादा सीरियस पास्चर डिग्रेडेशन को भी संभाल पाएंगे, जब भी ओवर ग्रेजिंग नहीं करेंगे, उनको पता है कि बारिश आ सकती है, चलो ठीक है भाई, अब की बार इतना ही खाना खिलाते हैं, बाद में हम और खाना खिला देंगे अपने जो भी लाइव स्टॉक है, उनके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं या फिर गायें हैं, जो कुछ भी है। अगर वो डिग्रेड हो गए तो भाई सालों लग जाएंगे उसको सही होने में। समझे, कितनी सारी चीजें हैं जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है चीजें, रेनफॉल प्रोडिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मेरिनर्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितना कुछ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वन बाय वन देखते चलेंगे। सबसे पहले 14 देखो, द एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑन अ वेदर प्रोडिक्शन और एग्रीकल्चर, की भी वेदर जो प्रोडिक्शन है वो करी जा सकती है, इस रिसर्च के बारे में हमको पता चला क्या, कि भी तुम टेम्परेचर देख लो किसका, अंटार्कटिका का, तो वेदर की प्रिडिक्शन तो हो चुकी वहां से, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स है बेस्ड ऑन डैश प्रेशर कैन प्रिडिक्ट डैश इन ऑस्ट्रेलिया, कि भाई सदर्न जो ओसिलेशन है वहाँ का प्रेशर, वहाँ का जो इंडेक्स है, उससे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिंपल रेनफॉल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वही तो जुड़ा हुआ है चरवाहों के साथ, ये भी हम लोगों ने अभी देख लिया। 24 का देखो, व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट ऑफ कैटाबैटिक विंड, जो कैटाबैटिक विंड है हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ी, उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में उसके बारे में क्या मेंशन है वो देखना पड़ेगा। देख लेते हैं कि भी 24 का आंसर, एक बार वापस चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो 24 का आंसर देखो ये रहा, स्पिनिंग अवे टू द नॉर्थ ईस्ट, वो स्पिन होती रहती है, चलती रहती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वो डीपन भी होती रहती है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 24 के लिए देखो कैटाबैटिक विंड का क्या इफेक्ट है, इंक्रीज मूविंग स्पीड ऑफ ओशन करंट, ओशन करंट का मतलब हुआ लहरें, नहीं मेंशन। इंक्रीजिंग अ सॉल्ट लेवल छोड़ दो तो भूल ही जाओ। पाइल अप द माउंटेनियस आइस कैप रिस्पेक्टेड बाय मेरीन्स, ये एक हो सकता है, इसके बारे में काफी लिखा हुआ है। ब्रिंग फ्रेश आइस इनटू द सदर्न ओशियन, कि वो क्या लेके आती है, फ्रेश आइस लेके आती है सदर्न ओशियन में। तो गाइस ये सी पैराग्राफ क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं मार्क, क्योंकि हमने इसका आंसर अभी तक ढूंढ नहीं पाए। ओके, क्योंकि ये फ्रेश आइस के बारे में भी ये ऊपर कोई मेंशन है नहीं। 24 का तो फिर यहाँ से नहीं आ सकता आंसर। स्पिनिंग अवे द ऑस्ट्रेलियन ग्रो डीपन वाइल सदर्न ओशियन माउंटेन सी रिस्पेक्टेड बाय मैरीन्स, इसके बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है मेरे मित्र, बाद में देखेंगे इसको। एक बार हम बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 25 और 26 इकट्ठे पढ़ लो क्योंकि अभी दो ही रह गए हैं। द ब्रेक ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ड्यू टू, कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो, जो हमारी धरती है, ठीक है, उसमें ये अपनी जमीन आ गई, मिट्टी और खोदोगे खोदोगे, ये जो पूरी की पूरी इतनी लंबी लेयर होती है ना, वो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब एक, आप ये मान लो कि फट्टे पे टिकी हुई होती है, फट्टा मान लो उसको, वो टूट रही है, वो क्यों टूट रही है, इसका हमने कारण पता करना है। द डिक्रीज इन नंबर ऑफ वेल्स एंड सी वर्ड्स इज ड्यू टू, भी जो वेल्स है वो मर रही हैं, जो सी वर्ड्स है वो भी मर रही हैं, इन दोनों चीजों के पीछे हम लोगों ने कारण ढूंढने हैं, कौन से कारण हो सकते हैं। ओके भैया, तो हम लोगों को अभी पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ नंबर डी, तो हमने देख लिया। ई पैराग्राफ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये कहते हैं कि जो अंटार्कटिक क्रिल है, क्रिल मतलब होते हैं भाई कोई जानवर होते हैं वो, ठीक है, पानी में रहते हैं। द स्मॉल श्रिम्प्स लाइक क्रस्टेशियंस दैट आर स्टेपल डाइट फॉर वेलिन वेल्स, वेलिन वेल की वो स्टेपल डाइट है, वेल्स की मतलब वो स्टेपल डाइट है भाई, वो आम उनका भोजन वही है। पेंगुइन्स हैं, सम सील्स हैं, फ्लाइटेंड सी बर्ड्स एंड मैनी फिश हैं, एक दूसरे के वो क्या है, फूड चेन बन चुके हैं इस प्रकार से। ब्रीड वेल इन ईयर व्हेन सी आइस इज एक्सटेंसिव एंड पुअरली व्हेन इट इज नॉट। जब तक वो सी आइस एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा है तब तक वो ब्रीड करते हैं अच्छे से, जब वो कम है तो नहीं कर पाते। मैनी स्पीशीज ऑफ वेलन वेल्स एंड फ्लाइटेंड सी बर्ड्स माइग्रेट बिटवीन हेमिस्फीयर्स एंड व्हेन द krill आर लेस abundant दे डू नॉट थ्राइव। वो माइग्रेट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। अगर उनको krill नहीं मिले खाने के लिए तो वो मर जाएंगे भाई, दे डू नॉट थ्राइव, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 का आंसर देखो, 16 का आंसर क्या हुआ, अ फूड चेन दैट इन्फ्लुएंस द एनिमल्स लिविंग अ पैटर्न बेस्ड ऑन अंटार्कटिक फ्रेश सी आइस। जो फ्रेश आइस है उसके ऊपर ये बात बिल्कुल टिकी हुई है। सही है, इसके बारे में तो पूरा का पूरा मेंशन है। तो हम क्या करते हैं, अभी जो ये ना ये पढ़ के देखते हैं, इसमें मेरे ख्याल से ना आंसर अपने को उसका ही मिल जाएगा, 24 का। आइस लॉक्ड लेगून्स हैं, 16 का यहाँ पर भी बात हुई है। ये रहा कैटाबैटिक बेल्ट्स के बारे में। चलो देखते हैं, उसके बाद 26 देख लो। 26 क्या बोलता है भाई, द डिक्रीज इन नंबर ऑफ वेल्स एंड सी वर्ड इज ड्यू टू, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लेस सी आइस रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड सोर्सेज। जितनी कम आइस होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ये बात तो वहाँ पर भी लिखी हुई है ना, बिल्कुल। कहाँ लिखी हुई है देखो, ध्यान से पढ़ो इसको। आप लोगों ना ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये ध्यान से देखा करो, इनका क्या मतलब होता है कहने का। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, व्हेन सी आइस इज एक्सटेंसिव, जब ज़्यादा हो तो ठीक है, एंड पुअरली व्हेन इट इज नॉट, तो वो ब्रीड कैसे करेंगे, अच्छा करेंगे जब ज़्यादा हो, नहीं करेंगे जब ज़्यादा ना हो। देखा सही है ना, 2 लाइनों में 3 लाइनों में लोगों ने आंसर निपटा दिया, ऐसे ही करते हैं भाई ये। उसके बाद देखो यहाँ पर, और ये बात कैटाबैटिक बेल्ट्स की, सी लॉक्ड लेगून्स देखो, आइस लॉक्ड लेगून्स, लॉक्ड लेगून्स, लेगून्स होते हैं गाइज ना तो वो ज़्यादा कठोर होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, मतलब वो सेमी कठोर में आते हैं। जैसे होता है ना कि भाई अगर बर्फबारी होती रहे होती रहे होती रहे बहुत ज़्यादा हो जाए, वो कठोर नहीं होती, अगर आप उसके ऊपर कुछ मतलब प्रेशर डालोगे तो वो नीचे की तरफ दब जाएगी, उनको बोलते हैं लेगून्स। और पोलिनियल्स ये कुछ होता होगा। Recent research has shown that fresh sea ice forms it continuously stripped away by wind and may be blown up to 90 kilometers in a single day। अब जैसे कि ये लेगून्स हैं, ये ना तो कठोर हैं, ये खोखले होते हैं अंदर से। तो क्या करते हैं, जो आइस चलती है ना, फ्रेश आइस चलती है, ये अभी अभी बने हैं, 90 किलोमीटर तक ये दूर दूर जा सकते हैं एक ही दिन में, 90 किलोमीटर तक। Since only fresh water freezes into ice, the water that remains become increasingly salty and then sinking until it split the continental shelf। अब क्या हुआ, जो फ्रेश आइस है, जो फ्रेश वाटर है वो जमता है, कभी भी खारा पानी जमता नहीं है। तो जो फ्रेश वाटर है वो तो जम गया, वो तो दूर दूर तक चला गया, बचा कौन सा, सॉल्टी वाटर। अब सॉल्टी वाटर क्या है, वो डेंस होता रहता है होता रहता है, जिसके कारण कॉन्टिनेंटल शेल्फ टूट जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। कोल्ड वाटर कैरीज मोर ऑक्सीजन देन वार्म वाटर, जो कोल्ड वाटर है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वार्म वाटर से। सो व्हेन इट राइजेज वेल इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट रीऑक्सीजनेट एंड रिवाइटलाइज द ओशियन। अब जो कोल्ड वाटर है जब वो दूर दूर तक जाएगा, मतलब बर्फ जब दूर दूर तक जाएगी तो वो रीऑक्सीनेट, देखो ऑक्सीजन द्वारा देगा। रिवाइटलाइज का मतलब क्या हो गया, वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी रिवाइटल कर देगा, मतलब उसमें एनर्जी भर देगा ओशन में। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओशन को ठीक कर देगा। ओके, तो 15वें का देखो, अंटार्कटिक सी आइस ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द वर्ल्ड ओशियन वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइटलाइज रीऑक्सीजनेट, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है भाई। उसके बाद हम लोग 25वां देख लो। 25वां क्या बोलता है, द ब्रेक ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस क्यों किसके कारण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टिंग अ राइजिंग टेम्परेचर। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, साल्ट एंड डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज। तो भाई 25 हो गया है, तो 25 और 24 है, इसका हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका अपने पास आंसर आना चाहिए मेरे मित्र ए। सिंपल ना, ओके। व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट ऑफ कैटाबैटिक विंड, जो कैटाबैटिक विंड है उसका फाइनल इफेक्ट क्या होने वाला है।
कैटाबैटिक विंड कहाँ पर चलेगी, हम लोगों ने अभी अभी तो पढ़ा था उसके बारे में। हाँ, ये रही। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सी आइस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सी आइस और सी लेगून्स के बारे में बात हो रही है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया अभी अभी। तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, इंक्रीज द मूविंग स्पीड ऑफ ओशन करंट ना, इंक्रीज द सॉल्ट लेवल नियर द ओशन ना, ब्रिंग अ फ्रेश आइस इनटू द सदर्न ओशियन। सदर्न ओशन में क्या है, वो फ्रेश आइस लेके आती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी गाइस जो मूवमेंट है, मूवमेंट वो किस साइड जा रहा है, ध्यान से देखो है ना, वो जा रहा है सी सरफेस। ये किस साइड जा रही है भाई मेरे मित्र, ये अपने को यहाँ पे बताया हुआ था इन लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, रीऑक्सीजनेट के बारे में, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इधर नीचे वाली साइड होएगा साउथ। ओके, बिल्कुल ये रहा, देखो एक ये भी लिखा हुआ है इन लोगों ने, स्पिनिंग अवे टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से दूर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गाइस क्या करते हैं, ये सदर्न जो ओशन है उसकी तरफ ये बढ़ते चलते हैं, ठीक है। कैटाबैटिक विंड क्या करती है, यही काम वो हमेशा करती है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और इसका जो आंसर है ना वही आप लोग ए लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ए ही इसका आंसर बनता है यार, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाने से पहले भाई मेरे मित्र दोस्तों, ध्यान से सुन के जाना, अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार, ठीक है। और दूसरी बात है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई और कोई वीडियो है, कोई टॉपिक है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, देन यू कैन मेंशन in a comment section, and before leaving you can send your appreciation to this given QR code or to the UPI ID. So इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।